बहू की। विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में तथा स्नातक स्तर की शिक्षा कानपुर में हुई। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशन के पद पर कार्य करने लगे। आपने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। अब तक आपके 8 उपन्यास और 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत की जा चुकी हैं। नए हाथ, आजादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, भागीरथ के बेटे आपकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया है। पात्र परिचय। जीवनलाल एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, अवस्था मतलब एज 50 इयर्स एज। जीवनलाल जो थे 50 इयर्स एज। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष 46 ईयर। रमेश जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष 22 इयर्स। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष 19 इयर्स। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष 23 इयर्स। इस प्रकार हमारे इस एकांकी में ओनली 5 पात्र हैं। जीवनलाल, जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी, उसका पुत्र रमेश, रमेश की पत्नी कमला और कमला का भाई प्रमोद। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार है। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह है। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वे पैंट और बुशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजनक करुण भाव है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। यहाँ पर सावन के महीने की बात की गई है। हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, सावन का महीना मतलब रेनी सीजन, जब वातावरण में क्या एकदम हरियाली दिखाई देने लगती है। इस सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार ये एक प्रथा है, एक रिवाज है कि शादी के बाद लड़की अपनी क्या है, पहला सावन जो है अपने मायके में आके मनाती है। इसलिए कमला का भाई प्रमोद क्या है, अपनी बहन को ससुराल से क्या है मायके लेने के लिए आया था। जो जैसे वो जब लेने आता है, जीवनलाल क्या उसे मायके जाने नहीं देता, कहते पहले मेरी दहेज की मांग पूरी करो। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से उब रहे हो। यहाँ पर ये बताया है कि जीवनलाल प्रमोद की बात सुनकर भी उसकी बात को निगलेक्ट करते हैं, उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। प्रमोद, ये जानकर भी। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा।
प्रमोद जीवनलाल से कहता है कि ये यदि आपने कमला को, मेरी बहन को विदा नहीं किया तो मेरी माँ क्या है, बहुत अधिक दुखेगी। या हृदय टूट जाना में एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि बहुत अधिक दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर? जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? अभी मतलब हर बात में प्रमोद जीवनलाल से जो भी बात करता है, जीवनलाल हर बात पर क्या है, व्यंग करके बोलता है। क्या बोला कि ये तुम्हें इतनी सामर्थ्य नहीं थी, मतलब तुम्हें यदि इतनी एबिलिटी, इतनी योग्यता नहीं थी, तुम एक अमीर घर में मतलब रिश्ता कर रहे हो, तुम एक मिडिल क्लास फैमिली हो और तुमने अमीर घर फैमिली में रिश्ता क्यों जोड़ा? ये तुम दहेज नहीं दे सकते थे तो तुमने क्यों जोड़ा? फिर भी क्या है, प्रमोद ने क्या अपनी हैसियत के अनुसार जितना हो सका सब कुछ दिया था। तभी जीवनलाल क्या है, उसकी दहेज से मतलब शादी के से खुश नहीं था वो। प्रमोद हाथ जोड़कर जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बराती में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। यहाँ भी जीवनलाल प्रमोद से कह रहा है, मतलब दो बातों पर व्यंग करता है। एक पहली बात तो क्या बोलता है कि तुमने बारात की खातिर अच्छी नहीं की, कि समाज में मेरा बहुत नाम था कि मैं बहुत इज्जत वाला इंसान हूँ, मैं एक बहुत धनी आदमी हूँ, तो समाज में मेरी रेपुटेशन बनी हुई है। तो तुमने क्या है, जितनी मैं बाराती लेके गया तुमने उसकी खातिरदारी नहीं की, तो इसके कारण क्या समाज में मेरी इज्जत क्या है, उछल गई है। मेरे मतलब क्या है, मेरा नाम बदनाम हुआ है कि एक अमीर घर के धनवान व्यक्ति की लड़के की शादी क्या है अच्छी तरह नहीं हो पाई। तो तुम्हारे कारण क्या है, मेरी इज्जत को ठेस पहुंची है, मैं इसके कारण मुझे चोट पर घाव हुआ है। यहाँ चोट का घाव से मतलब क्या बताया हुआ है कि जिस प्रकार क्या है, जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है, हम मरहम लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, तो घाव क्या भर जाता है, चोट भर जाती है। तो जीवनलाल क्या बोल रहा है कि तुमने मेरे दिल में क्या एक चोट लगाई है कि तुमने बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं की, तो इस मेरे दिल में एक गहरी चोट लगी है। अब इस गहरी चोट का घाव क्या है, तुम जब मुझे 5,000 रुपये दोगे तो तभी मेरी इस घाव का जो मतलब मेरी घाव तभी भरेगा जब तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे। तो तुम अपनी माँ से कहो कि तुम मेरी बहू को विदा करना चाहते हो तो इस भाव के लिए मुझे 5,000 रुपये मलहम भेजे। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दे, हम गोने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। यह गोना वर्ड आया है कि ये भी एक हिंदू धर्म में एक परंपरा है। गोना मतलब होता है कि शादी के बाद जब लड़की पहली बार अपने मायके आती है तो मायके से जब वो ससुराल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गोना कहते हैं। तो प्रमोद क्या जीवनलाल को क्या बोल रहा है कि ये तुम्हें 5,000 रुपये तुमने मांगे हैं, तो जब मेरी बहन क्या है गोना करके मतलब पहली बार मायके, अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है, जब वो ससुराल वापस आएगी तो उसके बाद हम 5,000 रुपये तुमको दे देंगे। तो गोने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। और तुम उत्तेजित स्वर में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? अब यह जीवनलाल क्या कह रहा है, बाल धूप में सफेद नहीं हुए मतलब कि मुझे वो जिंदगी भर का अनुभव है कि तुम मुझे टरकाना चाह रहे हो। बहुत से लोग, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बात को टरका देते हैं। तुम भी मुझे टरका रहे हो कि हाँ मुझे पहले लड़की को मतलब मेरी बहन को विदा कर दो, बाद में तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। तो मेरे पास जिंदगी भर का अनुभव है, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तुम कल के छोकरे, कल के छोकरे मतलब कल के लड़के हो, मुझे क्या सिखाओ, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? प्रमोद, ये आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 रुपये दायां हाथ हिलाकर इस हाथ में रख दोगे। प्रमोद आवेश में, ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है, उस भोली भाई लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते
रमेश बाबू मतलब जीवनलाल का बेटा। मतलब प्रमोद को जब गुस्सा आ गया कि उसकी बहन के लिए, क्योंकि बहन की कोई गलती नहीं है, उसकी सजा उसकी बहन को क्यों दी जा रही है, तो कह रहे यदि इसकी जगह तुम्हारा बेटा होता तो अब ये बात बोलता ही है प्रमोद, तो जीवनलाल बीच में उसकी बात को काट देता है। तो वे क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें, ये मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान से चिल्लाकर, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु ये ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। यहाँ पर गौरी क्या, जीवनलाल की लड़की है। हमारे पात्र परिचय में गौरी का करेक्टर नहीं, पात्र का वर्णन नहीं किया गया, बताया गया है, पर तो गौरी जीवनलाल की लड़की है। ये कमला की शादी के साथ ही 1 महीने पहले गौरी की भी शादी होती है। दोनों की शादी में सिर्फ 1 महीने का ही अंतर होता है। वे खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूछ ऊंची है, समझे? यहाँ हमारी मूछ ऊंची है का मतलब है कि हम अमीर हैं, तो हमारी क्या है, हमारी मूछ ऊंची मतलब इज्जत ज्यादा है हमारी। प्रमोद जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपनों की खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल में होगा, समझे? यहाँ पर जीवनलाल दहेज न देने का कारण किसको आरोप किस पर लगा रहा है? कमला का भाई प्रमोद उसकी माँ पर लगा रहा है कि तुम दोनों ने दहेज नहीं दिया, उसके कारण उसकी सजा कमला को मिल रही है। प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है, क्या वे आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक ही तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुक कर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल जरूर, और हाँ, उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगी। ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। जीवनलाल का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। जीवनलाल, अच्छी तो हो। कमला सिसकने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई, भैया भैया। प्रमोद घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा, और इस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मलहम लेकर आऊंगा। यहाँ भी इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जब प्रमोद अपने घर वापस जाने लगता है तो अपनी बहन से जब कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलने की इच्छा प्रकट करता है, तो क्या है, कमला अपने भाई के पास आके खड़ी जाती है। तो प्रमोद अपनी बहन के सुंदर रूप को देखकर मतलब प्रभावित होता है कि इतनी सुंदर लड़की, पर उसकी किस्मत में क्या है, कैसा घर लिखा हुआ है।
तो उसके पास आकर कमला क्या प्रमोद के सामने भाई के सामने खड़े होकर रोने लगती है कि हाँ उसको मायके जाने नहीं मिल रहा। तो प्रमोद अपनी बहन से क्या कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारी इस घर में क्या है, इन मोतियों का मूल समझने वाला कोई नहीं है। मतलब मोती मतलब यहाँ पर कमला की आंखों के आंसू से की गई तुलना की गई है कि तुम्हारे आंसुओं की यहाँ कीमत नहीं है। यहाँ पर सब क्या है, कठोर दिल के लोग रहते हैं कि तुम्हारी इन आंसुओं से कोई पिघलने वाला नहीं है। हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी की कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हार में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलपूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद, ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं जानती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रमोद अपनी बहन से कहता है कि तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं घर जाऊंगा और अपना घर मकान बेच दूंगा। मकान 7-8 हजार रुपए का बिक जाएगा तो 5,000 का मैं तुम्हारे ससुर के सामने तुम्हें पैसे दे दूंगा। उनके घाव जो हुआ है उनकी मलहम के लिए 5,000 रुपए दे दूंगा। तो कमला क्या कहती है, तुम्हें मेरे सुख सुहाग की कसम है कि तुम मकान मत बेचना, कि ऐसा कभी मत करो कि तुम मकान बेच के मेरे क्या है यहाँ पर दहेज की रकम की पूर्ति करो। कमला, किस लड़की की कामना नहीं होगी भैया, लेकिन इस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का विवाह भी आपको करना है आवेश में आकर। या कमला अपने भाई प्रमोद से कह रही है कि तुम मकान बेचने का, ये तो मुझे बात कहीं भी उचित नहीं लगती। यहाँ विमला जो नाम आया है ये कमला की छोटी बहन है, तो अपने भाई को कह रही है कि 1-2 साल बाद हमें अपनी छोटी बहन की भी शादी करनी है। यदि अभी हमने मकान बेच दिया तो हम क्या उसकी शादी के लिए प्रबंध कहाँ से करेंगे, तो तुम ऐसा कभी भी मत करना। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम कमला, मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। प्रमोद, कमला, कमला गोरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? यहाँ पर कागज के टुकड़े का संबंध आया है, पैसे रुपयों से आया है। जो जीवनलाल के है, प्रमोद से मांग कर रहा है 5,000 रुपए की मांग। तो इसमें यहाँ रुपयों को क्या कहा है, ये कागज के टुकड़े हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या है, जो रिश्ते इस तुम्हारी ससुराल परिवार में क्या है, जो रिश्तों का संबंध क्या है, कागज के टुकड़ों से लिया गया है। ये तुमको पैसे की कदर है, बाकी किसी दुख की, इनके मन की भावनाओं की यहाँ पर कोई कदर नहीं है। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति है, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के है, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। या धातु मतलब क्या है, मेटल, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई कोई बर्तन बना है, कुछ बना, एक ही मेटल के बने होते हैं। तो बोलते तुम्हारे परिवार, मतलब कमला कह रही है कि सिर्फ पिताजी जिद्दी स्वभाव के हैं, माँ बहुत अच्छी है, उसकी नंद गौरी बहुत अच्छी है। तो प्रमोद क्या कहता है अपनी बहन को, नहीं सब एक ही धातु के बने हैं, सब एक जैसे ही हैं, तुम इन पर विश्वास मत करो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने है। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। दूसरी कांच पर बैठती हुई, बैठे रहो तुम लोग, हंसकर क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। राजेश्वरी, हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। यहाँ पर राजेश्वरी क्या है,
प्रमोद से पूछ रही कि उनके पति जीवनलाल उनसे क्या कहा, पैसे की मांग लिए उन्होंने क्या बोला। तो वो अपने पति का स्वभाव जानती है कि वो दहेज के मतलब धन के लोभी है। परंतु ये राजेश्वरी जो होती है वो धन की लोभी नहीं होती, वे अपनी बहू को भी अपनी बेटी के समान ही मानती है। तो उसको वो भी चाहती है कि वो अपने सावन का महीना है वो अपने मायके जाए, तो इसलिए वो अपने बहू का ही पक्ष करती है और उसके भाई से पूछती है कि मेरे पति ने क्या कहा। प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। प्रमोद, जी जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वे तो। राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इंसान से ज्यादा प्यार उन्हें पैसा है। प्रमोद, जी आप। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखते हुए, बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है, चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाली द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। यहाँ राजेश्वरी का इतना अच्छा चरित्र बताया हुआ है कि वे अपने पति की बात का फेवर न करते हुए प्रमोद से कहती है कि वो 5,000 रुपए की मांग करे, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देती हूँ, तुम उनके मुंह पर जाके मारो। आज तक कभी तुमने सुना कि कोई स्त्री अपने पति के अगेंस्ट में ऐसा बोले कि लो उनके मुंह पर जाके मारो, उनको रुपयों से प्यार है, वे तुम उन्हें पैसे दे दो उन्हें। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, ये क्या कह रही हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गोरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमला कमर से कुंजियों की गुच्छा निकालकर, कुंजियों का गुच्छा मतलब चाबी का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं, गुच्छा कमला के हाथ में थमाती है, जल्दी कर। राजेश्वरी कमला को कह रही कि तिजोरी की चाबी दे देती है, तो अपना ये तिजोरी खोल के वहां से 5,000 रुपए निकाल ला और क्या है जीवनलाल को दे दो। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गोरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर आती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर दिखता है, इधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। यहाँ पर जीवनलाल अपनी पत्नी राजेश्वरी को कह रहा है कि तुम गोरी उनकी बेटी आने वाली है, उसके स्वागत की तैयारी करो, ताकि ये जो कमला का भाई प्रमोद, उसको मैं टोन पास करके व्यंग से कह रहा है कि ये भी देख ले कि हम नाक वाले मतलब हम इज्जत वाले आदमी अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। बेढंगी बातें मतलब व्यंग्यपूर्ण बातें। जीवनलाल, ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने। तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो, वो सब नकटे हैं। नकटे मतलब नाक वाले मतलब इज्जत वाले, जिसका आत्मसम्मान होता है। नकटे मतलब जिनकी इज्जत नहीं होती। तो राजेश्वरी अपने पति जीवनलाल को कहती है कि तुम्हारी निगाह में क्या तुम ही पूरे संसार में तुम ही इज्जत वाले इंसान हो, बाकी किसी को कोई इज्जत नहीं है। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुरा ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है। प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने,
आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वे नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मूछ कटा है। तो यहाँ प्रमोद क्या है, वो भी जीवनलाल से यही कह रहा है, जिसके पास क्या पैसा नहीं है, धनी नहीं है, वो क्या उसमें उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। राजेश्वरी प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गोरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। इकल्ले बदन का सुंदर नवयुवक है, पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए उस स्वर में, गोरी कहाँ है? रमेश धीरे स्वर में, वे नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतभ्रव सी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है, इससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल, जैसे किसने छाती पर घूसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़ कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी, वो उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भों सिकुड़ती ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। यहाँ पर शराफत और इंसानियत मतलब क्या? जीवनलाल क्या कह रहा है कि मैंने पूरे अपनी जिंदगी भर की कमाई दे दी, परंतु क्या है, इतना बोलने के बाद भी क्या है, गौरी के ससुराल वाले अभी भी दहेज की मांग कर रहे हैं। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है कि जो अपनी अपने इतने समय तक वो प्रमोद के सामने अपनी शान कर रहा था कि मैंने अपनी लड़की की शादी में इतना दहेज दिया, इतना दिया, तो सेम घटना क्या है, उसके ससुराल वाले भी उसके साथ करते हैं। तो ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि? जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रही हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गोरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका हुआ है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ भी राजेश्वरी क्या है, अपने पति को ही ताने देती है कि तुमने क्या दूसरों की बेटी का दिल दुखाया है, तो अब यही घटना यही तुम्हारे साथ हो रही है, तुम इसे क्यों नहीं मान रहे हो? जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वे बेटी वाला भी है, तो सब उलझने उलझ जाएंगी, सुलझ जाएंगी। प्रमोद रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। कमला आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, ए? प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाता है, फिर घूमकर मैं जल्द ही फिर आऊंगा। विश्वास रखिए, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। यहाँ प्रमोद अभी क्या है, जीवनलाल से कहता है कि मेरी गाड़ी का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दहेज की जो तुम 5,000 की मांग करी है, जल्दी ही मैं पैसे का प्रबंध करके तुम्हें देने के लिए आऊंगा। लाल दुखी स्वर में, ठहर ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो।
मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। अभी यहाँ प्रमोद जैसे ही कहता है कि है मैं अपने घर जा रहा हूँ, पैसों का प्रबंध करके तुम्हारे पास जल्दी ही लौटूंगा, जीवनलाल को क्या है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है कि उसको अपने आप पर शर्म आने लगती है कि मैंने जैसे एक लड़की दूसरों के घर की लड़की का मन दुखाया है, तो आज मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा करके मुझे एक दूसरी चोट पहुंचा दी है। तो इस घटना के बाद क्या है, जीवनलाल का क्या है, हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो प्रमोद को रोकता है कि तू मुझे क्या है ऐसा बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट करके मेरा मन क्या है बदल दिया है। प्रमोद लौटता हुआ सासे, बाबूजी। जीवनलाल निस्वार्थ छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वे हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं। जीवनलाल मन गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं। तभी धीरे धीरे यवनिका का पात्र होता है, या यवनिका का पात्र होता है मतलब क्या दिया है, पर्दा गिरता है। जिस प्रकार का ये एकांकी है, हमारे इस एकांकी संचय में सभी जो पाठ लेसन जो हमारे एकांकी मतलब नाटक रूप में दिया है, पात्रों के रूप में दिए हुए हैं। तो जिस प्रकार क्या है, नाटक खत्म होता है, पर्दा गिरता है, तो ऐसे ही बोला कि एकांकी का लेसन पाठ खत्म हुआ, यवनिका मतलब पर्दा गिरता है, इतनी स्टोरी क्या है खत्म होती। तो यहाँ पर अभी हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो जल्द इसके अध्याय के जो अवतरण के आधार पर क्वेश्चन है जल्दी ही मैं तुम लोग को भेजूँ।